छेड़े हैं, वो रिकैप बोले तो याद आ गया। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मैम, जैसे कि पहले ग्रीक वाले आए, उसके बाद दूसरा पार्ट बना, तो फिर मॉडर्न वाले आए, सॉरी मॉडर्न वाले आए, उसके बाद नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं। और कोई? देखिए, धारावाहिक का संबंध ना संस्कार से है, स्मृति से है, मेमोरी से है, स्मरण से है। आप कहते हैं ना रिकॉल नहीं कर पाए, कभी आजकल का वो एक फैशन है, समझ लीजिए कि सब कुछ हिंदी में जवाब देंगे, लेकिन इंटरव्यू में फंसे नहीं आ रहा है तो कहेंगे सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा सब लोग रट लिया है शब्द को। मुझको लगता है ऐसा कह दिए तो हम बहुत समझदारी की बात कर ली है। हो सकता है कि याद नहीं आ रहा है, लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे, मतलब कॉल किए थे, ये समझाना चाह रहे हैं। अभी दोबारा से नहीं हो पा रहा है ना? तो वो जो मेमोरी है ना, जो संस्कार है, वो धारावाहिक रूप में होता है। मतलब वो धीरे 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 ऐसे गति करता है, वो आपको स्मृति में आता है। बहुत डिटेल में याद नहीं है, बहुत पहले का कभी इस पर हम काम किए हुए थे, तो ऐसे एकदम क्लियर नहीं समझा पाएंगे, लेकिन ऐसे जुड़ गया माइंड अभी डायरेक्ट। तो आप देखेंगे ह्यूम में देखेंगे ना, तो वहां पे जो स्मृति की बात करता है ना, कि क्या बोलता है, अपीयरेंस है, मतलब परमानेंट नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में है, कुछ ऐसे है ना उसका, ह्यूम का। कोई पढ़ा है? ह्यूम अनुभव में वो चीजों को गति मानता है ना, इसलिए वो तो संदेह में चला जाता है। उससे सवाल हो जाते हैं कि जिसको आप कल देखे थे, इसका मतलब उसको तो आप पहचान के आज कह ही नहीं सकते कि ये व्यक्ति वही जिसको हम कल देखे थे। वो संस्कारों का संग्रहण मानता है, मतलब रेमिनिसेंस का करेक्शन मानता है ह्यूम जो है। जी मैम, वो मानते हैं, जी जी। उसी को आप इसमें आएंगे, न्याय में आएंगे ना, तो देखिए वो स्मृति को ज्ञान मान ही नहीं रहा है। और जबकि आप जैन में जाएंगे ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नॉलेज है वो स्मृति से ही शुरू हो रहा है। जैन स्मृति को बहुत महत्व देते हैं, न्याय स्मृति को ज्ञान से बाहर कर देते हैं, यथार्थ ज्ञान में रखते ही नहीं है। मतलब ज्ञान में वो भ्रम को, संशय को, विपर्य को अप्रमा में रख देंगे, अयथार्थ में रख देंगे, लेकिन स्मृति को रखते ही नहीं, वो यथार्थ अयथार्थ से बाहर रखते हैं। कहते हैं स्मृति जो है संस्कार जन्य होने के कारण ज्ञान है ही नहीं ना, तो स्मृति से जुड़ा हुआ है धारावाहिक। और रिकैप का मतलब होता है ना कि वही जो पीछे चला आया है उसको मूवी, वो मूवी फॉर्म में, जैसे शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ पिछला एक बार रिकॉल करा दीजिए, याददाश्त को पुनः जागरण मिला दीजिए, है ना? तो वो ऐसे ही शब्द, इसका मेरा कोई क्लास नहीं है, क्योंकि इंडियन फिलोसफी में थोड़ा इंटरेस्ट होता है, तो अचानक से ऐसे कनेक्ट कर गया ह्यूम और इधर ये न्याय, ये ऐसे बहुत दिन हो गया इस टॉपिक को देखे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अब वो धारावाहिक करके अगर देखेंगे ना, हाँ, संतोष सर पढ़ा रहे थे तो धारावाहिक ज्ञान की बात कर रहे थे, जिस दिन हम जुड़े तो वो ये शब्द का प्रयोग किए थे, हमें अभी याद आ रहा है। उनका शायद काम भी है, थीसिस जो है वो उसमें कुछ धारावाहिक से रिलेटेड काम है। आप लोग उनसे पूछिएगा, सर बहुत अच्छा बताएंगे। प्रमाण पे है दीदी, प्रमाण पे, वेस्टर्न और इंडियन दोनों का मिक्स। हाँ, उसमें वो ना धारावाहिक ज्ञान की बात वो किए हैं अपने थीसिस में, वो बता रहे थे आप लोग को। अच्छा, हाँ, तो उनसे पूछिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्लियर होगा। चलिए, हम चूंकि हम सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ा रहे हैं, तो कल का जो रिकैप में थोड़ा सा बताना है, तो कोई एक लोग अगर बता सकता है तो बता दे, नहीं बता पाएगा तो फिर हम थोड़ा समराइज कर देंगे। कोई बताए क्या बताया जा सकता है प्लेटो के जस्टिस ऑफ थ्योरी का? थोड़ा सा दीदी हमको याद है, हम आधे घंटे की क्लास किए थे, तो उसमें ये बताया गया कि छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हाँ, रहने दो। ठीक ठीक।
हाँ हाँ, क्योंकि सुनने वाले लोग क्लियर सुनना चाहते हैं, तो ऐसे समय बर्बाद होता है। ठीक है, हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं। देखिए, अगर उसमें केवल आप की पॉइंट नोट करना चाहेंगे तो न्याय क्या है? न्याय वो सद्गुण को मानते हैं, वर्चू को मानते हैं। और जो फिलॉसफी आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिना सोल की बात किए आप फिलॉसफी को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो चाहे वो इंडियन कल्चर हो। तो वो सोल की बात करके ही गुजरेंगे, उनकी हर थ्योरी उससे आत्मा से जरूर जुड़ी होगी कि क्या कनेक्शन है आत्मा का, जीव का। तो कहते हैं जो सद्गुण है वो आत्मा की अवस्था है। आत्मा की अवस्था इन द सेंस कि उसका स्वभाव है। किसी की भी आत्मा किसी के साथ अन्याय करना चाहेगी ही नहीं, उसका स्वरूप ही है न्याय करना। जब हम अन्याय करते हैं तो जैसे कांच है, तो कांच का जो, जैसे आप शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, उसमें आपका प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन कांच का स्वभाव है ही नहीं आपका प्रतिबिंब दिखाना। कांच का स्वभाव पता नहीं है वो। देखिए, हम अब इतना बड़ा बात बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कुछ गलत नहीं अभी सिद्ध करेंगे। कांच का स्वभाव है ना, पारदर्शी होता है। आप जब से आप उसके ऊपर कुछ अपना कृत्रिम पदार्थ नहीं लगाएंगे ना, वो आपका प्रतिबिंब दिखा ही नहीं सकता। ऐसा कोई कांच आप देखे हो जो अपने स्वभाव में हो और वो आपको प्रतिबिंब दिखाए? क्यों? उस कांच का, उसके पीछे में, हर कांच के पीछे में देखिए कुछ लेपन लगा होता है, उसके बाद ही आपका प्रतिबिंब आता है। उसको आप खुरच दीजिए तो आर पार दिखने लगेगा। तो आत्मा का स्वभाव है न्याय करना, वो अन्याय कर ही नहीं सकता है। वो व्यक्ति अपना स्वभाव उस पर, बाहरी जो आवरण है, जो बाहर जगत का ज्ञान है, वो अपने अपने अनुसार उसको मॉडिफाई करता है। नजर मैम आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा, यस मैम, क्या ब्रेक हो सभी रही को? है, ब्रेक हो रही है। अच्छा, ब्रेक हो रही है, एक सेकेंड। सब पूरा घर हमारे फोन से चला रहा है अपना फोन। अब देखिए, कट तो कर दिए हम हॉटस्पॉट, उसके अब बाद सही आ दरवाजा रही है, लॉक हो जाएगा। अब सही आ रही है। हाँ, तो अभी आवाज सही आ रही है ना? हम सब घर वाले सीधे हमारा दरवाजा खटखटाएंगे कि हॉटस्पॉट ऑन कर दो। 4-5 फोन चल रहा था, जिसका जिसका कटा होगा तो धीरे धीरे रेंगते हुए आएंगे। अब सब बच्चे ही हैं, सब जगह जगह लगा के कार्टून वार्टून हम जानबूझ के किए थे कि सब उधर छुपे रहेंगे। कोई नहीं, देखते हैं कौन आता है। देखिए, तो जो प्लेटो का है वो कह रहे हैं कि न्याय क्या है? सद्गुण है। सद्गुण हमारे आत्मा का गुण है, स्वभाव है। और आत्मा के गुण में वो 3 गुणों में उसको डिवाइड करते हैं, या आत्मा को 3 प्रकार से बांटते हैं, जिसमें एक बुद्धि को रखते हैं, मतलब बौद्धिक होना, दूसरा साहस, और तीसरा संवेदनशील होना। देखिए, हो मैम फिर गई आवाज। क्लोज कर दो। ओह, बड़े शांति से चले गए सब। अरे तो मैम छोटे छोटे से हैं 4-5। हाँ, आपने 3 गुण बताए, साहस, संवेदनशीलता और नहीं, क्रम से बौद्धिक, कीजिएगा। पहले बुद्धि है, बौद्धिक, बौद्धिकता है, साहस और संवेदना। हो गया मैम। और इन गुणों के आधार पर वो राज्य को भी बंटवारा करते हैं 3 भागों में, 3 वर्गों में, जिसमें कि जो बौद्धिक है वो शासक वर्ग होगा, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, वो शासक वर्ग होगा, जो साहसी है वो सैनिक वर्ग होगा, और संवेदन का मतलब होता है उत्पादक वर्ग। मतलब वो क्या है? संवेदनशील है समाज के प्रति, वो अपने कर्तव्य निभा रहा है, सभी के भरण पोषण के लिए उत्पादन कर रहा है, जो सीमा पे रक्षा कर रहे हैं, जो देश को चला रहे हैं,
उनके लिए वो कृषक वर्ग है या व्यापारी वर्ग है, श्रमिक वर्ग है कह लीजिए, है ना। तो इससे ज्यादा आप प्लेटो में अगर इम्पोर्टेंस क्या ही देख पाएंगे। और हाँ, इनका जो न्याय है वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि रियलिस्टिक है कि आइडियलिस्टिक है। तो इनका न्याय जो है आदर्श पे है, एक आदर्श राज्य की बात करते हैं। और आइडियल स्टेट के लिए वो दो स्टेट का नाम भी देते हैं, एथेंस और स्पार्टा का नाम देते हैं। ठीक, और इनके राज्य का जो निर्माण होता है वो आवश्यकताओं के आधार पे होता है ना। ठीक है, कुछ और छूटा है? दीदी जो तीसरा संवेदन बताई है ना, हाँ, उसमें आत्मनियंत्रण दिया है, तो ये दोनों सेम ही है ना? आत्मनियंत्रण भी देगा, इच्छा भी देगा। हाँ, आत्मनियंत्रण भी देगा, इच्छा भी देगा, संवेदन भी देगा, एक और संयम भी देगा, संयम भी देगा, संयम। संयम भी दे देगा। अच्छा, हाँ, तो आप ना आप समझ जाइएगा, जो दो को तो आप क्लियर समझ जाएंगे, साहस और बुद्धिलब्धि को, है ना। हाँ, इन दोनों को जब आप ना समझ पाए शब्द में तो वो तीसरा वर्ग होगा। ठीक है दीदी। इन दोनों के अलावा जो बचे, इन दोनों ऊपर वाले दो को समझना तो सरल है, ठीक है। और वो राज्य कैसा होना चाहिए बताते हैं कि जो ये तीनों वर्ग है वो अपना अपना काम कर्तव्य पूर्वक करे। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा सद्गुण है वो कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आत्मा की आवाज को सुने, हम न्याय करें, हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य के आधार पर नैतिक, ठीक है। और कहते हैं कि एक अच्छा राज्य वही होगा, एक शांतिपूर्ण राज्य वही होगा जहाँ पे ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य अपने कर्तव्य अनुसार निभाए और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। इसी सिद्धांत को लेके अरस्तु क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। और वो मुख्य शब्द क्या है, पृथक्करण और एकीकरण का सिद्धांत बताते हैं, इनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि जो प्लेटो है उनका जो सिद्धांत है राज्य का वो कुछ ज्यादा ही अत्यधिक पृथक्करण है और एकीकरण का सिद्धांत है। तो ये दोनों शब्द याद रखिएगा, पृथक्करण और एकीकरण की बात जो है अरस्तु करते हैं प्लेटो के क्रिटिसिज्म के रूप में, ठीक है। और कलर की बात हुई थी कि तीनों का क्या कलर है, फिर उसका हम वर्ड व्यवस्था से भी कंपेयर किए थे, है ना। ये समझ में आया ना क्या कल था शॉर्ट फॉर्म में? हाँ दीदी। यस मैम। हाँ, और वो कोई भी जस्टिस समाज में करते हैं तो उसके लिए 3 पैरामीटर देते हैं। खैर वो सभी के लिए होगा, एक जनरल था, जस्टिस में आप जब भी पढ़ेंगे तो इक्वलिटी होगा, कैपेसिटी होगा और नीड होगा। वो अभी अरस्तु में भी आएगा, ऐसा नहीं कि इन्हीं में आएगा, ठीक है। वो एक जनरल पैरामीटर है जस्टिस के लिए। और हम आज बताने जा रहे थे लगभग, तो जो क्वेश्चन भी हम रिपीट करा रहे थे इससे रिलेटेड ही थे ना, हो गए प्लेटो के लिए इतना काफी है, 19 मिनट तो हो गया आपका। समय बहुत तेजी से बीतता है। अब अरस्तु के बारे में भी हम बात करेंगे, फिर उसके बाद कल नहीं क्लास ले पाएंगे ना, कल जाना है, थोड़ा काम है, इलाहाबाद जाना है, इतना से तो सभी जान जाएंगे। ऐसे ही इंटरव्यू है रज्जू भैया में, तो जहाँ भी इंटरव्यू होता रहता है हम जाते रहते हैं कि क्या पूछेंगे, कैसे जवाब देंगे, पैनल में कौन आएगा उनको देखना, उनको जानना, बस चले जाएंगे। करीब है, पास है इलाहाबाद, दिल्ली उल्ली में नहीं जाते हैं, काफी खर्चा होता है, तो परमानेंट हम इलाहाबाद से ही है मैम, रज्जू भैया के पास में ही है, नहीं है। तो क्या करें बताइए ना, चाहे वहाँ हाँ, क्या तो दावत दे रहे हैं अपने यहाँ आप? बिल्कुल आइए, स्वागत है। अभी टेंशन में चल ही रहे थे कि कहाँ, मतलब सुबह हम 2 बजे से इंटरव्यू है, सुबह पहुंच जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, चूंकि इंटरव्यू में साड़ी पहन के जाना है तो अभी
हम लोग बात कर रहे थे, कोई दोस्त भी नहीं है, सब सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ है, ये रज्जू भैया की तरफ कोई नहीं है। डिसाइड हुआ कि घर से ही साड़ी ही पहन के जाएंगे, सीधे वही इंटरव्यू में जाएंगे, चाहे वो मुड़ जाए चाहे वो गंदा हो जाए, उसी को पहन के इंटरव्यू में जाएंगे। समस्या थी, अभी तो हम लोग बात ही कर रहे थे। कोई नहीं, ठीक है, अच्छा लगा आपका घर है वहां पे, ऐसा नहीं है कि कोई बताया हम उनके घर चले जाए, डरिएगा मत, नहीं आएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है मैम। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आएंगे सीधे किसी बड़े ओकेजन पे आएंगे, ये छोटे मोटे गेस्ट का इंटरव्यू उसमें कोई क्या जाए, बड़े ओकेजन में आप बुलाइए, आते हैं। अब हम लोग अरस्तु का न्याय संबंधी सिद्धांत देखेंगे कि क्या है। तो एक जरूर भेद जान लीजिएगा कि उनका यदि आदर्शात्मक सिद्धांत था तो यहाँ पे वो आइडियलिस्टिक है, तो ये रियलिस्टिक है। ये व्यवहार जगत की बात करते हैं, व्यवहारिक मानव का जो समाज से संबंध है ना, उसके व्यवहारिक दृष्टिकोण को देखते हैं अरस्तु। और आप यदि अरस्तु की थ्योरी याद करेंगे, प्लेटो केवल कॉन्सेप्ट को जहां मानता है, केवल सामान्य को मानता है, वहीं पे जब अरस्तु में आती है बात, तो वो विशेष और सामान्य दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो इंडिविजुअल को भी मान रहे हैं, और कोई व्यक्ति यदि इंडिविजुअल को पसंद कर रहा है, मतलब विशेष की बात कर रहा है, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, विशिष्टता की बात कर रहा है, तो वो धरातल पे यानी जुड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट केवल आसमान में आप है ना। वो उस जगत की बात करता है, अलौकिक जगत की बात करता है, जहाँ पे सामान्य बसे हुए हैं प्रत्यय, है ना, वो हमारे कैसे आते हैं, उसका विकास होता है धीरे धीरे। क्या बोल रहे हैं मैम? वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की बात करता है प्लेटो। हाँ, अलौकिक जगत, तो वहां पे वो मानते हैं कि सबके प्रत्यय हैं, सबके सामान्य जो प्रत्यय हैं वो वहां पर हैं, वो अमर है, उसकी बात वो करते हैं। लेकिन जैसे अरस्तु आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि सामान्य बिना विशेष के नहीं रह सकता, और विशेष भी बिना सामान्य के नहीं रह सकता। तो वो विशेष और सामान्य दोनों को महत्व देते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि इस दृष्टि से आप ये देख सकते हैं कि वो व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं, वो केवल आइडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो रियल की भी बात कर रहे हैं। वो दोनों सीरीज लेके चलते हैं, आइडियलिस्टिक भी और रियलिस्टिक। बात को देते हैं, व्यवहार बात को देते हैं, व्याख्या करते हैं, समाज में रहने वाले लोगों की व्याख्या करते हैं, उन दोनों में संबंध की व्याख्या करते हैं। तो वो वही व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं और बताते हैं कि जो न्याय है वो व्यवहारिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो न्याय है मानव का नियामक है, जो मानवीय संबंध है, जो व्यक्ति का व्यक्ति में संबंध है, व्यक्ति का राज्य से संबंध है, क्योंकि राज्य के अंदर नैतिक और अनैतिक दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। अनैतिक लोग जो है उनके कार्यों से जो नैतिक लोग हैं उनके जो जीवनचर्या है उसमें बाधाएं उत्पन्न होगी, भय उत्पन्न होगा, समाज में शांति भंग होगा। उसको रेगुलेट करने के लिए, समाज को रेगुलेट करने के लिए और मानव के किसी नियम से डरे और उस डर के अकॉर्डिंग वो समाज में ठीक व्यवहार करे। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है। हाँ, शहर में रहते हैं, बहुत देहात में नहीं रहते हैं। मतलब ठीक है, अगल बगल नेटवर्क वगैरह टावर वगैरह भी हैं। अब पता नहीं, अगर नहीं लगा तो फिर इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे मजाक में कभी कभी हम बोलते हैं, जब थोड़े मेरे गांव में कोई बुआ मौसी कोई रहता है तो बोलते पेड़ पे चढ़ जा, मोबाइल लेके सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमारा तो ठीक है भाई, थोड़ा बाजार है, शहर है। तो मैम कभी कभी नेटवर्क वाला मनमानी करता है, जो मन में आता है सो करता है, कटते रहता है कभी कभी, कभी कदार ऐसा रहता है, सर्वर खराब रहता है। चलिए, मोबाइल की संख्या ज्यादा हो गई तो ट्रैफिक नेटवर्क में भी होता है ना? वहां पर भी आप देखते हैं फोन कहीं और करते हैं तो कभी कहीं और चला जाता है, अचानक से कुछ दूसरा लोग बतियाता है, आपको सुनाई देने लगता है।
तो वहां पे जो यूजर बहुत राउटर है होंगे मैम उस नेटवर्क का आपके तरफ, इस कारण से। तो वो डाइवर्ट हो जाता है, तो वहां आप दिखाई नहीं देता है उसका ट्रैफिक, लेकिन वो ट्रैफिक है हवा में, है ना। सेंसर समझ जाएगा कि कितना ट्रैफिक है। छोड़िए, रूट डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। आते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि जो अरस्तु का न्याय है, वो कहते हैं जो मानव का, व्यक्ति का आपस में संबंध है, न्याय क्या करता है, उसको नियामक करता है। नियामक उसका शब्द है, उसका अपना शब्द है, ध्यान रखिएगा, जिसको कहते हैं रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। वो ऐसा जस्टिस का सिद्धांत देता है न्याय का, जिससे कि समाज को नियंत्रित किया जा सके। समाज को नियंत्रित करने का मतलब मानव को आपस में जो उनका संबंध है, जो व्यवहार है, उनको नियंत्रित करना, चाहे वो डर से हो, चाहे वो पुरस्कार से हो, सम्मान से, अपमान से, किसी भी माध्यम से, लेकिन समाज में शांति रहनी चाहिए। इसलिए दंड के सिद्धांत में आप अरस्तु का ही पढ़ते हैं पनिशमेंट में, है ना। अरस्तु ने पनिशमेंट का सिद्धांत दिया है समाज को रेगुलेट करने के लिए। उनका जो जस्टिस है रेगुलेटिंग जस्टिस है, दंड के सिद्धांत है ना अरस्तु के। इसीलिए वो बोलते हैं कि जो अरस्तु का न्याय सिद्धांत है वो नियामक सिद्धांत है। बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं एसेंशियल रीजनिंग में बनाता है नियामक शब्द को लेकर के, है ना। और इनका राज्य कैसा होना चाहिए, जहां पे सामूहिक कल्याण हो। आप बेंथम और मिल से मिला सकते हैं, लेकिन डिफरेंसेस तो रहते हैं। वो कहते हैं अधिकतम लोगों का सुख, ये कहते हैं सामूहिक कल्याण। कहीं ना कहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप इंग्लिश देखेंगे तो कॉमन गुड है इनका, अरस्तु का। तो राज्य का जो इनका उद्देश्य है, जो वो न्याय का सिद्धांत दे रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि राज्य में सामूहिक कल्याण हो ना। अब ये राज्य को ठीक ठाक चलाने के लिए, सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए, राज्य में पूर्ण राज्य को स्थापित करने के लिए ये दंड का सिद्धांत देते हैं। न्याय के रूप में दो सिद्धांत देते हैं। एक इनका जो है वितरणात्मक सिद्धांत, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब जो दूसरा है, ऐसे अगर आप देखेंगे तो लगभग हर पुस्तक में दो का नाम आता है, लेकिन काउंट कीजिए, एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होगा यानी वितरणात्मक, वितरण। दूसरा प्रतिकारात्मक होगा, तीसरा सुधारात्मक होगा, और चौथा शोधक न्याय। सुधार के बाद क्या कह सकते हैं, निवारण। सुधार को निवारण, और एक शोधक। शोधक और सुधार एक ही होना चाहिए। हाँ, शोधक और सुधार। निवारण एक उनका निवारण का सिद्धांत होना चाहिए। वितरण का, प्रतिकारात्मक का, निवारण का और सुधार का। कौन कौन से बोलिए। वितरणात्मक, सुधारक, हाँ, और एक और कौन सा थी? प्रतिकारात्मक हाँ, निवारण और निवारण, है ना। हाँ। जिसमें बहुत जब दो प्रकार की बात, जब कभी भी पूछेगा न्याय तो दो प्रकार का होता है, दूसरे में ये अलग अलग डिवाइड कर देता है। केवल दो ही प्रकार के सिद्धांत इनका हर जगह मिलता है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और एक वो बदला लेने वाला, जिसको इंग्लिश क्या बोलते हैं प्रतिकार का, रिवेंज। रिवेंज नहीं, उसका शब्द है रिवेंज, तो आप ऐसे यूज करते हैं। रिट्रीब्यूटिव होता है क्या दी? हाँ, नहीं, रेक्टिफिकेटरी होता है, रेक्टिफिकेटरी होता है। अच्छा, अच्छी नहीं है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें वो कुछ अलग नहीं। अच्छा, ये हमारी दीदी हैं रेणु कुमारी, नहीं, हमारी जो सीनियर आप दीदी।
जो आप बोल रहे हैं वही होगा, रेक्टिफिकेटरी होगा रेक्टिफिकेटरी होता है। हाँ, या रेक्टिफिकेटरी तो वो बोलिए मीन्स करेक्टिव भी होता है। जी मैम। करेक्टिव का नहीं बात करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि बदला लेने का भाव करेक्टिव में नहीं आता है ना, सुधार का भाव आ रहा है, करेक्ट करना है ना। अच्छा, ये उसी का पार्ट हो जाएगा। ठीक, यस। हाँ, क्योंकि आप देखिए ना, करेक्ट का मतलब क्या होता है, सही करना ना, तो करेक्टिव का मतलब सुधार करना हो जाएगा, और रेमेडियल वही उपचार करना। इंग्लिश जो भी है हम हिंदी पे आते हैं, अपना आप लोग ढूंढ लीजिएगा इंग्लिश, ठीक है। आजकल AI चैट GPT बहुत कुछ है, फटाक से मिल जाता है, पढ़ना कठिन नहीं है। देखिए, अब अगर आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है ना क्या, वितरण, क्या चीज बांटना, वितरण का मतलब बांटना होता है ना। इसको पहले यदि छोड़ दें तो प्रतिकारात्मक पढ़ लीजिए, प्रतिकार कर लेना मतलब बदला लेना, है ना। बदला लेना है इन द सेंस जैसे को तैसा, टिट फॉर टिट, मतलब जिस अनुपात में क्राइम, अरे कभी कभी इंडिया नहीं मिलता है, क्या बोलेंगे, गलती करना, ठीक है, जिस अनुपात में कोई आप गलत कार्य किए हैं। हाँ, अपराध मैम, अपराध। हाँ, अपराध, ठीक है, वही याददाश्त कमजोर हो रही है। जिस अनुपात में व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है उसको उसी अनुपात में दंड मिलना चाहिए। जितना अपराध उतना ही दंड, ये न्याय है प्रतिकारात्मक का, बदला लेने की भाव से। इसकी उपेक्षा की गई है धर्म शास्त्रों के आधार पे। बदले की भाव से जो न्याय दिया जाएगा वो न्याय नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो न्याय देने वाला बैठा है फिर उसको बदला नहीं लेना है, वो निर्णायक है, उसको निरपेक्ष रूप से जजमेंट करना है, न कि अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के। फिर वहां पे क्या होगा, एक शुद्ध न्याय नहीं हो पाएगा किसी के साथ, इसलिए इसकी आलोचना की गई वो छोड़ दीजिए। लेकिन प्रतिकारात्मक का मतलब अरस्तु कह रहे हैं कि जिसने जितना अपराध किया है उसको उतना उसी अनुपात में सजा मिलना चाहिए, उसी अनुपात में उसको दंड मिलना चाहिए। तो दो शब्द प्रयोग करते हैं दंड के लिए, दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। वो चूंकि अरस्तु जो है मैथमेटिशियन है, तो वो अपने हर सिद्धांत को गणित में बैठा कर देखते हैं, तो कहते हैं कि अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग बताते हैं प्रतिकारात्मक में कि अंक गणितीय के अनुसार उस अनुपात में न्याय होना चाहिए, अंक गणितीय के रूप में न्याय होना चाहिए प्रतिकारात्मक न्याय में, प्रतिकारात्मक दंड में। और जब वो वितरणात्मक कह रहे हैं तो वहां पे कहते हैं ज्यामितीय अनुपात के आधार पर, ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन जो है, ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन के आधार पे वहां पे न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। और यहाँ पे अरिथमेटिकल कह रहे हैं, दोनों में क्या क्या भेद होगा, ज्योमेट्रिकल और अरिथमेटिकल में क्या, क्यों ऐसा शब्द प्रयोग किए हैं, हमें समझ में भी तो आना चाहिए ना कि ज्योमेट्रिकल क्या है, ठीक है, अरिथमेटिकल तो लोग समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, थ्योरी है वितरणात्मक, वहां पे संसाधनों का बंटवारा हो रहा है। जैसे संसाधन में क्या, और संसाधन का बंटवारा कभी भी समान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को अरस्तु मानते भी नहीं है, उसके विरोध में होते हैं। वो योग्यता को मानते हैं, आवश्यकता को मानते हैं, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण होना चाहिए। अरस्तु इसको सपोर्ट करते हैं, समान वितरण को नहीं सपोर्ट करते हैं। जब कहते हैं समान वितरण का अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो अरस्तु का एक सिद्धांत है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, अरस्तु का लाइन है ना। तो ये योग्यता के अनुसार
और आवश्यकता के अनुसार और पद के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि मेरिट क्या है, नीड क्या है और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, योगदान, योग्यता, योगदान और आवश्यकता। इसके आधार पे संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए। अरस्तु कहते हैं कैसे? संसाधन मतलब क्या? जैसे कि सम्मान, धन, पद। अब समाज में कोई सैनिक जो है देश की रक्षा कर रहा है, तो उस देश की सेवा करने में उसने जिस अनुपात में देश का सेवा किया है, उसको अगर वो किसी से अपना मान लीजिए कहीं युद्ध हुआ, उसमें उसके हाथ पैर चले गए, कुछ ऐसा उसकी क्षति हुई है, वो लीडर होकर के लड़ा है सामने वाले से, या बहुत दिनों तक गायब रहा, किडनैप रहा, या जब वो सीआईडी बन के किसी दूसरे देश में गया था जासूस बन के, तो उसके साथ कितनी प्रताड़ना हुई, फिर भी उसने अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो वो अपना कितना योगदान दिया है, कितना बलिदान है उसका, उस हिसाब से उसको आप वीरता का जो अवार्ड है, पुरस्कार है, वो राज्य को देना चाहिए। अब सबको तो नहीं दे देना चाहिए कि कोई पानी में डूबता हुआ 2-4 लोग को बचाया है, उसको भी मिलना चाहिए सम्मान। लेकिन वही सम्मान आप नहीं दे सकते जो आप एक सैनिक को दे रहे हैं। वही सम्मान एक जो सोशल वर्कर है, वो किसी का जान बचाया है, रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में ले गया, कोई नदी में डूब रहा था, उसको वो बचाया है, वो भी सम्मान के योग्य है। लेकिन आप दोनों के सम्मान को बराबर नहीं तौल सकते हैं। सही बात है? इसलिए जो संसाधनों का बंटवारा कर रहे हैं वो समान नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जितना जिसका योगदान है उसको उतना सम्मान मिलना चाहिए। आपने अगर राज्य में कोई 2 रुपए का बंटवारा किया, योगदान दिया है किसी योजना में, कोई 4 रुपए का दिया है, अब राज्य के पास मान के चलिए कि 50 रुपए है, 60 रुपए है, मान लीजिए, ये ठीक रहेगा संख्या डिवाइड करने में। तो अब जो जिसने कभी 2 रुपए का योगदान किया था, अब राज्य यदि उसको वितरण कर रही है अपने संसाधनों का, तो उसे 20 रुपए देगी, और जो 4 रुपए का किया है अब उसको 40 रुपए देगी, न कि दोनों को 20 रुपए दे दे। तो 4 रुपए वाला अगले टाइम से ध्यान रखेगा, कहेगा ज्यादा देने से क्या फायदा, सम्मान तो दोनों को बराबर मिलता है। तो इससे क्या होगा, समाज में द्वंद्व बढ़ता है, संघर्ष बढ़ता है, और इससे कहीं ना कहीं उस राज्य की जो गति है विकास करने की वो धीमी हो जाती है। एक जो नहीं कमा रहा है, आप उसको गरीबी के नाम पे उसको राशन कार्ड में एसी, टीवी, कूलर ये भी दे दीजिए, एक अच्छा महल बिल्डिंग बनवा दीजिए। और जो बेरोजगार है या जो घर में बैठा है जिसकी इनकम कम है और एक बहुत मेहनत करके दिन रात लगा हुआ अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, उसको भी उतना ही मिल रहा है, तो फिर वो देखेगा तो निराश हो जाएगा कि हमारे बराबर तो भाई उसकी भी लग्जरी लाइफ है, बिना कमाते हुए सरकार उसको उतना दे रही है, और हम उतना मेहनत कर रहे हैं फिर उतना पा रहे हैं। तो जो नहीं कर रहा है वो हैप्पी रहेगा। इससे क्या होगा कि समाज में लोग अपने कर्तव्यों का वहन करने से पीछे हटने लगेंगे, क्योंकि बिना कर्म किए ही उन्हें लाभ मिल रहा है। ये सारी कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पे जो वितरण का सिद्धांत दिया गया है वो ज्यामितीय अनुपात के आधार पे दिया गया है। जिसका जितना योगदान होगा उसको उतना ही वितरण होगा उस संसाधनों का, सम्मान का हो या धन का हो या पद का हो। जो जितना योग्य होगा, जो जितना अधिक पढ़ा होगा, अब आप पीएचडी करके प्रोफेसर ही बनेंगे। यदि आप बीएड करके प्रोफेसर बन जाइए और हम पीएचडी करके प्रोफेसर बन ले तो गलत है। फिर हम 10 साल जीवन खा पाए, 3 साल बीए किए, 2 साल एमए किए, 5 साल पीएचडी किए, तो हमारा 10 साल बेकार हुआ ना। यदि आप बीए करके 1 साल का बीएड कर लिए और आप प्रोफेसर हो गए तो, है ना। तो इसीलिए जब नेट के थ्रू पे कभी कभी आयोग के अनुसार आप प्रोफेसर हो जाते हैं तो बीच में लोग पीएचडी करते हैं दूरस्थ से, चाहे जैसे भी लीव लेके, जानते हैं कि इसके आगे प्रमोशन नहीं होगा, वो जिंदगी भर 70-80 हजार के असिस्टेंट प्रोफेसर रह जाएंगे, तो पीएचडी वो करते हैं। ऐसा नहीं वो पीएचडी नहीं करते हैं, कंपलसरी है।
तो जिसका जितना योगदान है या योग्यता है उसको उतना ही संसाधन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होने से राज्य में क्या होगा, संघर्ष होगा, है ना। और ज्यामिति का जो सिद्धांत है, अनुपात है, वो समझ में आया ना। और गणित वाला जो है, जो प्रतिकारात्मक है, जिसने जितना अपराध किया है जिस अनुपात में, उसको हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान, आंख के बदले आंख। मूवी एक याद आ गई, हम छोटे से थे तो जब भी ये हम पढ़ते हैं वो मूवी हमें याद आती है, और वो हमको अपना वही सीन याद आता है कि हम कितने छोटे थे, कहाँ बैठ के वो मूवी देख रहे हैं। धर्मवीर करके है ना, जिसमें धर्मेंद्र और जितेंद्र होते हैं। पता नहीं मूवी यही है कि कौन है, धर्मवीर ही क्या है, क्या मूवी का नाम। उसमें जो धर्मेंद्र होता है वैसे कुछ जंगली टाइप का कपड़ा पहना रहता है, और उस नदी के किनारे की कहीं कोई तीर मार देता है। उसके बाद कभी मूवी देखे नहीं, उनको ऐसी याद है। उसकी माँ मर जाती है तो वो राज दरबार में अपनी माँ को ऐसे लेके जाता है, और उस राजकुमार के माँ के लिए बोलता है, मतलब कि न्याय बराबर होना चाहिए, हमें माँ के बदले माँ चाहिए, या फिर मौत के बदले मौत। तो ये सिद्धांत हमें उस मूवी की याद दिलाती है। तो ऐसे क्या होता है कि हमेशा ध्यान रहता है कि प्रतिकारात्मक का बदला लेना का भाव है। वहां पे क्या है, जिसने जितना अनुपात में अपराध किया है। और याद रखिएगा ये गणितीय अनुपात में है। पूछ लेगा ज्यामिति और गणितीय, तो ध्यान रखिएगा ज्यामिति वाला वितरण के लिए है ना। वो 2 रुपए 4 रुपए, आपने जितना योगदान दिया है आपको लाभ उतना ही मिलना चाहिए। आप यदि पार्टनरशिपिंग में कोई बिजनेस खोल रहे हैं और किसी ने 5,000 दिया और किसी ने 20,000 दिया है, तो जब प्रॉफिट होगा, तो अगर आप पढ़े होंगे प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद एक वो है बिजनेस पार्टनरशिप वाला भी है, 10 में आया था, 10th में था हम लोग के टाइम में। तो उसमें देखिए रेशियो निकाला जाता है, जिसने जितना योगदान दिया है उसको प्रॉफिट भी उतना ही दिया जाता है। अदरवाइज क्या फायदा, हम 20,000 लगाए, वो 5,000 लगाया है, हम भी 5,000 लगा ले, और लाभ जब बराबर मिलना है तो कहीं ना कहीं ये नियम सही है समाज को और शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए, है ना। वो ज्यामिति का है। ये याद हो गया ना आप लोग को? ठीक है, ये दोनों टर्म जरूर याद रखिएगा कि किसके लिए लगाया गया है ना। और उसके बाद आपका आता है सुधारात्मक। सुधार का मतलब क्या है? सुधार का मतलब क्या है? दीदी इसमें ऐसे दंड दिया जाता है कि ताकि कोई दूसरा लोग फिर उस अपराध को ना कर सके। अच्छा, तो निवारण में क्या होगा? मौका देना। किस में मौका देना? नहीं, ये सुधारात्मक वाला में है कि उसको मौका मिलना चाहिए कि वो सुधर जाए आगे जाके। हाँ, आपको यहाँ पे याद आना चाहिए सुधरने का मौका देना। सुधारात्मक से ही आपको वो जो 18 वर्ष से कम वाले जो अपराध करते हैं उनको सुधार बाल गृह भेजा जाता है, इसी नियम के तहत। अभी जो लास्ट वाला था निर्भया कांड का, वो सुधार बाल गृह में ही तो था, वो तो बच गया था ना लास्ट का, जो छोटा वाला था। और जी मैम जी। और फांसी की सजा को पता नहीं, याद आ रहा है शायद गांधी जी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। यस मैम। उनका कहना है, हाँ, उनका कहना है कि जो व्यक्ति जो है वो नहीं गलत होता है, उसके विचार गलत होते हैं, तो विचार बदले जा सकते हैं। तो यदि आप उसे एक मौका दें, शिक्षा दें, सुधार करने का मौका दें, उसे उतने ऐसा नहीं कि उसको ऐसे बाहर छोड़ देना है, उसको उतने समय के लिए वो शिक्षा देना है सुधरने का। अब जितना नैतिकता का पाठ पढ़ा सके उसको पढ़ाइए, उसके व्यवहार में वो सारी चीजें लाइए, दिखाइए उसको, संवेदनाएं उसके अंदर भरिए, उस घटनाओं से गुजारिए, उसको देखिए कि कैसा अपने लोगों के साथ होगा तो कैसा होगा। तो वो एक मौका देते हैं, क्योंकि
वो विचारों का परिवर्तन मानते हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति की मौत हो गई तो फिर उसको कोई मौका ही नहीं मिल पाएगा और आप उसमें सुधारने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। वो कहते हैं व्यक्ति कभी गलत नहीं होता है, इसलिए वो नाथूराम गोडसे को मरते समय छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं इसकी गलती नहीं है, इसके विचारों की गलती है। लास्ट टाइम में भी उसको जेल जाने के लिए नहीं बोलते हैं मरते समय, वो उसको सुधरने का मौका देने की बात करके जाते हैं गांधी जी, है ना। तो जो सुधारात्मक है वो एक मौका देता है, बहुत कठिन नहीं है। और निवारण वाला क्या है? निवारण मतलब कि वो अब एक घटना घट गई है, रेमेडियल है, तो उपचार करना है कि दोबारा ऐसी घटना ना घटे, है ना। अब दोबारा ऐसी घटना कैसे, जैसे कि कभी कभी होता है कि 2-3 बच्चे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है, सब शोर कर रहे हैं क्लास में, आप पढ़ा रहे हैं तो किसी जो आगे बैठा है, जो आपके सामने नजर में पड़ गया, उसको जड़ दीजिए 2 चमाका, बाकी सारे बच्चे शांति से बैठ जाएंगे। किसी एक को आप जड़े और सब शांत हो गए, है ना। तो कभी कभी घर में प्रयोग करना पड़ता है। अब बड़े वाले को तो नहीं मार सकते हैं, उसी चीज के लिए छोटा वाला रट रहा है, एकदम बढ़िया से एक थप्पड़ लगाइए, बड़ा वाला शांति से जाके काम करने लगता है, आप उसको तरफ देखिए भी मत। तो ये निवारण हो जाता है समस्या का। 4 रो रहे हैं तो किसी एक को अच्छे से दे दीजिए, 3 अपने आप शांत हो जाएंगे। तो वो बकरी वाला उदाहरण आता है ना, कि जो भी नाम रख लीजिए, उसने बकरी चुराई है तो उसको सजा, क्या बकरी चुराने के लिए उसको सजा दिया जाएगा? नहीं, ताकि अब दूसरा व्यक्ति ऐसा ना करे, ऐसी घटना ना घटे। तो उसको इसलिए सजा दिया जाता है ताकि उसको सजा देने से दूसरा आप डरे कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है ना। तो इसी घटना पर फांसी की जो बात होती है, उसको कहीं ना कहीं जब बहुत दर्दनाक घटना होती है, किसी के साथ बहुत बर्बरता सा सुलूक किया जाता है, एकदम अक्षम्य अपराध होता है, तो भाई वहां तो सुधार की बात नहीं है करनी चाहिए। इतना भी भला आत्मा नहीं बनना है कि अब सामने वाला, उसको नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना अक्षम्य अपराध कर रहे हैं, उसको भी सुधार का मौका दिया जाए। उसको अब यदि हम उसको सुधार का मौका देते हैं तो फिर दूसरा काम वो भी सोचेगा कि चलो भाई, ऐसा अगर कभी हमसे हो भी गया तो सुधार बाल गृह में चले जाएंगे, बल्कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा, अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाएगा, ऐसा तो नहीं है कुछ दुर्व्यवहार होगा, तो फिर वो डरेगा नहीं, फिर समाज की शांति भंग होगी। तो इसीलिए नरम दल और गरम दल थे देश की आजादी में, तो दोनों दल का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल नरम दल का ही सहयोग था, भाई गरम दल ने जितना काम किया उसके उकसाने से ही घटनाएं आगे बढ़ी, तब नरम दल उस पर चल सका, है ना। तो दोनों, आपका जो रिजिड व्यवहार है वो, लेकिन आपको उसका अनुपात समझना चाहिए कि आप वही बौद्ध का देख लीजिए मध्यम मार्ग, कितना अनुपात में आप सजा किस किस परिस्थिति में दे रहे हैं, इसके हिसाब से आप यदि प्रतिकारात्मक में जाएंगे तो उसके भी 2 भाग किए गए हैं, एक कठोर दंड, एक मृदु दंड, रिजिड और फ्लेक्सिबल। कठोर दंड में ही होता है जैसे को तैसा, केस स्टडी करनी ही नहीं है, यदि घटना घटी है, सीधे पता चला कि व्यक्ति ये है, अपराध इसने किया है, कुछ नहीं, कोई केस स्टडी नहीं, सीधे इसे खत्म करो। मौत है तो उसको मौत दो, मर गया है यदि सामने वाला जिसके साथ घटना घटी है, तो जिसने किया है उसको मारो, मृत्यु सजा दो, मृत्यु दंड उसको। लेकिन जो फ्लेक्सिबल है, जो मृदु है दंड, मृदु दंड है, वो परिस्थिति की केस स्टडी करता है कि जिस समय ये घटना घटी है कंडीशन क्या था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है सेल्फ डिफेंस, इसके लिए सेल्फ डिफेंस बन गया जिसका लोग मिसयूज करने लगे, मार के भी फिर सेल्फ डिफेंस की बात लगा देते हैं कि इसलिए मूवी में याद होगा तो पहले पैर में गोली मरवा लेता है, अपने मार लेता है, फिर सामने वाले को मार देता है, फिर बता देगा कि देखिए पहले हम टाइमिंग चलेगा, अब यदि उसमें जांच होगी तो पता चलेगा कि इनको इतने समय पहले गोली लगी थी, यानी पहले इनके पैर में मारा है सामने वाले ने, तब हम अपनी सुरक्षा के लिए उसको गोली मार दिए, सेल्फ डिफेंस की बात आएगी। तो
केस स्टडी वहां पे क्या होगा कि किस कंडीशन में यह घटना घटी है, उस पूरे सिचुएशन की जांच होने के बाद सजा दी जाएगी। तो ये मृत्युदंड है और ये किस में आएगा? प्रतिकारात्मक में। हाँ, ये आप रेमेडी क्यों बोल रहे हैं? ये उपचार वाली बात नहीं है, ये सीधे बदला लेने वाली बात है। पहला है ना, उसमें सीधे बदला ले रहा है, लेकिन उसी में दूसरा क्या कर रहा है? परिस्थिति की जांच कर रहा है। ये प्रतिकार में है। रेमेडी मतलब उपचार है, निवारण है। ध्यान से समझिए, शब्द ही बता रहे हैं। जो नाम होते हैं ना हिंदी के बहुत अच्छे होते हैं, वो पूरा अर्थ अपने आप में समाहित करके बने होते हैं। सुधार है, उपचार है। सुधार का मौका दे रहा है। उपचार कर रहा है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। सुधार और उपचार दोनों एक नहीं है। उपचार और निवारण दोनों एक है ना। और यदि आपको चोट लग गई है तो आप उपचार करेंगे, उसमें सुधार नहीं करेंगे कि चलो अब एक बार और करते हैं, थोड़ा सुधार हो जाएगा, दोबारा चोट लग जाएगा, धीरे चोट लगेगा तो कम चोट लगेगा। वो वहां पे सुधार नहीं हो रहा है। आप उपचार करेंगे कि ये ठीक कैसे होगा। अगर आप किसी दीवार से लड़ गए तो उपचार करेंगे। ये दीवार बार बार ऐसे ही कॉर्नर निकला हुआ है तो कोई कपड़ा लगाएंगे, कुछ गत्ता लगाएंगे या उसको कुछ छोटा करेंगे या उसको तोड़ेंगे, उपचार करेंगे, है ना। समझिए शब्द को। उपचार क्या है? उपचार ही निवारण है और सुधार अलग है। करेक्टिव है सुधार, रेक्टिफिकेटरी है आपका प्रतिकारात्मक, और रेमेडियल है आपका निवारण और उपचार। बहुत क्लियर हुइएगा, क्योंकि देखने में बहुत सरल है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत इजी इजी एग्जाम्पल मिल रहे हैं। श्योर है, आप जरा से भी क्लियरनेस आपका घटा ना तो ऑप्शन गलत टिक होके रहेगा और आप बाहर निकलते ही सर पकड़ लेंगे, ओ वो तो प्रतिकारात्मक था, हम सुधार पे मार लिए। ये लगातार घटनाएं घटती हैं, हमारे साथ भी, आप सबके साथ होती होंगी। तो बहुत क्लियरली चीजों को, और जब आप पढ़िए तो उसी समय कि हमको ये अभी समझना है। मन में मत रखिए कि अभी हम बाद में किताब में देख लेंगे, क्योंकि ऐसे कितनी बार आप सोचे होंगे, उसकी भीड़ हो गई होगी, और उतनी बार आप किताब में जाएंगे नहीं जितनी बार आप सोच के छोड़ दिए होंगे कि हम किताब में देख लेंगे, यहाँ नहीं समझ में आया तो, है ना। तो बहुत क्लियर होकर कीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है। आपका दिसंबर में पेपर होगा, बहुत सिलेबस बहुत लेंदी है, ठीक है। तो एकदम क्लियर हुई है, इससे ज्यादा नहीं इसलिए बताएंगे क्योंकि ये खुद खिचड़ी है, इसलिए हम इनका इतना ही बता रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि ये अनुपात किसमें लगेगा। गणितीय अनुपात का मतलब नहीं बताए थे सर, समान दूरी। गणितीय अनुपात का मतलब समान दूरी। जी समान दूरी का मतलब क्या? आप 10 कदम चले हैं तो हम भी 10 कदम चलेंगे, है ना। ये प्रतिकार है। आपने जिस अनुपात में अपराध किया है वो आपको दंड उसी अनुपात में मिलना चाहिए। लेकिन वितरण किया जा रहा है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, संसाधनों का बंटवारा। वहां पे देखना है कि मेरिट क्या है, नीड क्या है और कंट्रीब्यूशन क्या है। आपने समाज में जितना योगदान दिया है, अपने सहयोग का, अपने कर्तव्यों का, जिस तरीके से आपने दिया है, धन के माध्यम से, पद के माध्यम से, सम्मान के माध्यम से, उतना आपको मिलेगा, है ना। तो वहां पे क्या है? वितरणात्मक सिद्धांत है। और ये जो है समाज में वितरणात्मक सिद्धांत जो है वो समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा देता है, जिससे लोग क्या होते हैं कि मोटिवेट होते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। अभी अगर लगातार कोई 1000 प्लांट लगा चुका हो अगर, तो वो क्या होगा कि उसको सम्मान दिया जाएगा कि इन्होंने इतना पौधा वृक्षारोपण किया है निस्वार्थ भाव से, तो उनको सम्मान मिलेगा। तो वो देखते हुए हमारे अंदर भी भाव आएगा। आजकल यूट्यूब पे हमें लगता है कि ठीक है बहुत ज्यादा रील्स बन रहे हैं, उसके कुछ फायदे भी हैं।
खैर हानि तो बहुत ज्यादा है लाभ के अनुपात में। फिर भी हमें दिखा है, बेटा दरवाजा बंद कर दो, हमें ये दिखा कि जो दिखाते हैं हेल्प करने वाला या जो पुलिस है, बहुत सारे लोग अपना वीडियो बनाते हैं हेल्प करते समय, है ना, उससे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को जो भी देख रहा होगा उसके मन में आता होगा, जब वो रास्ते में जा रहा होगा तो वो वीडियो का ही काम है जो उसके माइंड में क्विकली आता है कि हम थोड़ा हेल्प कर दें। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई देख ले, कहीं से कुछ रिकॉर्ड हो जाए। अचानक से जब किसी का नाम आ जाता है कि इन्होंने ऐसा किया, तो वो हर व्यक्ति के अंदर है कि शायद मेरे साथ भी ऐसी कभी घटनाएं घट जाए, तो वो थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं अनुभूति, तदनुभूति और परानुभूति में सबसे बड़ा जो अनुभव है वो तदनुभूति है। तो कम से कम हम परानुभूति तो कर लेते हैं, तदनुभूति तो बहुत दूर की बात है। दूसरे को कैसी पीड़ा हो रही है, थोड़ा इतना हमें दर्द हो जाता है और हम रुक जाते हैं। एक घटना सड़क पे घटी तो कई लोग रुकते हैं, एक देखने के लिए रुकता है, एक रुक कर सोचता है जाए जाए क्या, नहीं कोई और आ ही जाएगा, और एक जो तीसरा आता है तुरंत क्विकली जाता है, उतरता है और हेल्प करता है। तो 3-4 प्रकार के लोग होते हैं सड़क पे। ऐसा नहीं कि जो भीड़ में है वो सोच नहीं रहे हैं, कुछ सोचते ही रह जाते हैं, कुछ कर जाते हैं और कुछ बस देखने के लिए होते हैं। तो सोशल वर्क कहीं ना कहीं बढ़ा है, ये जो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बने हैं उसकी वजह से, है ना। तो ये जो वितरण है उससे समाज में लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि शायद हमें भी कभी किसी दिन राष्ट्रपति के द्वारा सोशल वर्कर के लिए सम्मान मिले। तो छोटे छोटे हेल्प करना शुरू कर देता है और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यदि हम छोटी छोटी चीजों को अगर इग्नोर ना करें, उसको देखें और वहीं पे तुरंत उपचार करने की कोशिश करें, तो शायद घटनाएं बड़ी ना हो। हम सड़क पे जा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि लड़की अकेली है, 2-4 लड़के बात कर रहे हैं, व्यवहार से समझ में आ जाएगा भाई हम भारत है, यहाँ पे शब्द और भावना में बहुत अंतर है। एक ही शब्द को पीछे का याद है ना, अच्छा अच्छा, तो हम बॉडी बिहेवियर से समझ जाते हैं कि वो जो सामने वाला है वो उससे उसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या वो बात करना नहीं चाह रही है। यदि आप यह देखते हुए इग्नोर करके चले जाएं तो ये गलत है। है 10 लोग इग्नोर करके जाते हैं तब उसका साहस प्रबल हो जाता है। अगर एक भी खड़ा हो गया तो थोड़े अंदर डर बन जाती है कि हाँ कोई शायद टोकेगा वो। तो इतना भी नजरअंदाज घटनाओं को नहीं करना चाहिए। कभी कभी दूर से ही रुक जाइए, कोई भी घटना में आप सपोर्ट हो जाइए, देखिए कुछ सुधार हो जाएगा वहां पे, है ना। तो इसलिए वितरणात्मक दंड का जो सिद्धांत बना था, ये समाज को एक एनर्जी देने के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों में नैतिकता का भाव उत्पन्न हो। क्योंकि इनका जो सिद्धांत है जस्टिस का, वो क्या है, व्यवहार की दृष्टि से है, एक नियामक जस्टिस है जो रेगुलेट कर रहा है समाज को। तो ये पनिशमेंट का, अवार्ड का और रिवॉर्ड का, दोनों का सिद्धांत ऐसा बनाएंगे जिससे कि समाज में एक रेगुलेटरी फॉर्म चले, बहुत अच्छे से लोग रेगुलेट हो, नियंत्रण में रहे लोग, और वो समाज नियंत्रण में होगा। और जहाँ डिसिप्लिन नहीं होता है वो जंगल होता है, यदि, और जहाँ जंगल होता है वहां पशु होते हैं। और अस्तु का ही कुछ कथन है ना, क्या है, याद है किसी को, कोई एनिमल वाला स्टेटमेंट है? सामाजिक प्राणी की बात हुई है। मनुष्य क्या है, वो सामाजिक प्राणी है। एनिमल, प्राणी का सेंस एनिमल से लिया गया है ना। तो रेगुलेशन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है किसी भी संस्था को, किसी भी घर को नियमतः चलने के लिए। इसलिए इनका जो सिद्धांत है न्याय का, वो नियामक सिद्धांत है, रेगुलेटरी फॉर्म है ना। और ये जो दंड के प्रकार हैं, 2 प्रकार ही इनके मानने हैं,
है ना, जिसमें कि जब वो दूसरा वाला टाइप बताते हैं तो उसी में वो प्रतिकार का, सुधार का और निवारण का तीनों बता देते हैं। और एक, क्योंकि तीनों के फॉर्म जो है ना एक ही है, फॉर्मेट एक ही है। वहां पे क्या हो रहा है, जो घटनाएं घटी हैं, जो अपराध हुए हैं, उसको कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, चाहे वो गांव का प्रधान न्यायालय बनाया हो, मतलब अब धीरे धीरे कोर्ट बना है, पहले समय में कोर्ट नहीं था तो जस्टिस क्या नहीं होता था, तब वो मुखिया करता था न्याय। तो जिस भी फॉर्म में, जिस भी जगह का जो भी न्यायालय हो, उसके द्वारा वहां पे दंड दिया जाता है इन तीनों में। लेकिन इसका जो पहला वाला सिद्धांत है वितरणात्मक, वो क्या है, वो समाज में सोशल वर्क का बढ़ावा दे रहा है। दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये तीन को एक में रख करके, और एक जो सोशल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक उसको, दो वैरायटी क्यों बनी, ये बात समझ में आई? क्योंकि देखने में तो चार लग रहा है, इसको दो भागों में क्यों ये बांटे? क्योंकि जो तीन है ना वो एक ही रूप के हैं, वहां पे न्यायालय उसको रेगुलेट कर रहा है, न्यायालय के द्वारा लागू किया जाता है। और जब न्यायालय की बात होगी तो वहां पे क्या होगा, समानता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब प्रधानमंत्री का बेटा है, अगर वो किसी के साथ क्राइम करता है तो उसके साथ थोड़ी छूट होगी, नहीं, वही क्राइम एक आम आदमी कर रहा है और वही क्राइम एक कोई नेता है, कोई बड़ा आदमी है कर रहा है, तो जो भी दंड होगा न्यायालय का वो दोनों के लिए समान होगा। और इसी घटना का शिकार सलमान खान हुआ था, जो कि अगर कोई आम आदमी होता तो शायद छूट गया होता। वो जो राजस्थान में जयपुर में शूटिंग के दौरान भी वो मोर वाली घटना थी जिसमें सोनाली वगैरह थी, वो लोग फंसी थी। आम आदमी कितना लोग जानवर को मार देता है, नहीं फंसता है, लेकिन बड़ा आदमी यदि मार दिया तो हाईलाइट हो जाएगा और फिर कोर्ट को उसको सजा देना ही है, क्योंकि समाज में उसको ये व्यवस्था बनाना है कि नहीं सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है। यदि वो छूट जाते हैं तो लोग, वो क्या है कि समाज के आइकॉन बने हुए हैं, कितने लोग उनको अपना आइडियल बना के रखे हैं, भले वो हो ना, तो वो एक व्यक्ति कई लोगों का आइकॉन बना है, कई लोगों का आइडियल फॉर्म बना है, तो उसके साथ जो व्यवहार होगा, उसका जो फॉलोवर है वो उसको देख करके सीखेगा। इसलिए यदि वो अपराध करता है तो उसको दंड देना अनिवार्य है। शायद आम व्यक्ति बच जाता होगा, लेकिन वो नहीं बच पाएंगे। यदि छोटी सी भी घटना है, यदि वो पशुओं का, उनसे हत्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो वहां पे उनको जो पशु के लिए एक्ट बना हुआ है उसके तहत उनको सजा जरूर मिलेगी, है ना। तो ये तीनों वाले कौन रेगुलेट करेगा? कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है, समान व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें जो अरस्तु का और प्लेटो का जस्टिस है, उन दोनों में थोड़ा सा भेद है, वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ नैतिकता के आधार पे, कर्तव्य के आधार पे प्लेटो में होता है, वो आदर्शवादी राज्य की बात करते हैं, आदर्शवादी, और यहाँ पे यथार्थवादी की बात होती है ना, और ये व्यवहारवाद की बात करते हैं। ऐसे कई सारे डिफरेंसेस हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, हम बोलने लगते हैं तो चुप ही नहीं होते हैं, चुप होंगे तब तो कोई बताएगा, बताओ। नहीं मैम, बहुत अच्छे समझाएंगे, कोई डर नहीं। ठीक है। कोई लिखा है मैम, इसको किस बुक से पढ़ती हैं? तो अलग अलग कई बुक्स हैं, 3-4 हैं। एक कोई सिविल की बुक है, बताते हैं अभी, उसमें भी बहुत एक ही 2 पेज दिया है, क्योंकि तैयारी करने वाले। अरिहंत की एक है सिविल वाली बुक है, बस एक पेज में तीनों को दे दिया है, हम कब से बोले जा रहे हैं। एक वशिष्ठ नारायण मिश्र की है, उसमें भी एक ही आधा पेज में उनका प्लेटो का दिया है, आधा पेज में अरस्तु का दिया है। वशिष्ठ नारायण की है, उसका फ्रंट पेज फट गया है, बहुत पुराना है, उसके हर एक पेज उखड़े हुए हैं। और एक और किताब है, उसका भी ऐसे 3-4 बुक है, सब में बहुत ज्यादा नहीं दिया है, वो सबसे थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए थे, सबका मिक्स करके
आपके सामने रख दिए जो था वो, है ना। तो फिर कंपेयर कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है मैम। चलिए अब बहुत आप आगे सर की क्लास होगी ना, अविनाश सर की। यस मैम। चलिए ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम।